हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी प्रेपरेशन। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के ऊपर और इसमें बहुत सारी चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है। ठीक है, ये आज पहला लेक्चर है इकोनॉमिक्स का। तो इस वीडियो में आज हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स को। इकोनॉमिक्स काफ़ी टफ सब्जेक्ट माना जाता है और काफ़ी सारे बच्चों को इकोनॉमिक्स को पढ़ते हुए दिक्कत आती रहती है। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, इसकी हमारी लिए क्या रेलेवेंस है, कितनी इसकी ज़रूरत है रियल टर्म में। ठीक है, पर अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको इसमें 4 से 5 क्वेश्चन हर पेपर में, कोई भी पेपर देते हैं आप, किसी भी तरह का पेपर दे रहे हैं आप, ठीक है, आप स्टेट लेवल का पेपर दे रहे हैं, आप सेंट्रल लेवल का पेपर दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स से पढ़ने के लिए 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। वो किसी भी लेवल से हो, वो आपको चाहे करंट अफेयर से रिलेटेड हो या आपके वो स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड हो। स्टैटिक पोर्शन क्या होता है हमारा? स्टैटिक पोर्शन होता है जिसमें कि हम किताबों में जो कि हमारी जैसे कि डेफिनेशन होगी या कोई कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, या किसी ऑथर की बात पूछ ली गई या किसी बुक का नाम पूछ लिया, वो स्टैटिक है क्योंकि वो ऑलरेडी रिटन मटेरियल है। लेकिन जो करंट अफेयर होता है वो क्या चीज होती है? वो स्टैटिक पोर्शन का वो भाग होता है, वो पार्ट होता है जिसमें कि डेली बदलाव आते रहते हैं। जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ी कि नहीं बढ़ी, ठीक है, हंगर है जो, या भूखमरी कम हुई कि नहीं हुई, बेरोजगारी कितनी बढ़ी कितनी कम हुई, ठीक है, कितने लोगों को रोजगार मिला। तो ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ते हैं? डायनामिक कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं, यानी कि करंट अफेयर की तरफ हम इसमें बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज। किससे रिलेटेड है? इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है, अर्थशास्त्र का जो संबंध है वो आर्थिक मुद्दों से है, आर्थिक समस्याओं से संबंधित है ये सब्जेक्ट। ठीक है, that are arising because of the fact that resources are scarce, यानी कि ये क्यों उत्पन्न होती है। ठीक है, जो आर्थिक समस्या है वो क्यों आती है, क्यों हमें आर्थिक समस्या से जूझना पड़ता है? वो इसलिए जूझना पड़ता है क्योंकि जो हमारे संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, वो कम है। ठीक है, वो उतने ज्यादा नहीं है, इन अबंडेंस नहीं है। ठीक है, बहुत बहुल्य नहीं है, बहुत आयता नहीं है, यानी कि इसको हिंदी में मुझे एक स्पेसिफिक वर्ड नहीं आ रहा, लेकिन कुछ इसी तरह से इसको बोला जाता है, बहुत आयता बोला जाता है, या अधिक मात्रा में नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझिए इसको। तो जब हम बात करते हैं रिसोर्सेज की, तो संसाधन क्या है हमारे पास? संसाधन जैसे कि हमारे पास लकड़ी है। ठीक है, लकड़ी क्या है? लिमिटेड है। ठीक है, इसको हम एक लिमिटेड वे में यूज कर सकते हैं। गाड़ी है, बंगला है, घर है, कमरा है, लैपटॉप है, फोन है। ठीक है, अब मेरे पास एक फोन स्मार्टफोन है। ठीक है, इसी के साथ पूरी फैमिली में हमारे पास एक स्मार्टफोन है सपोज करो, तो उसको क्या है? वो लिमिटेड है, उसको एक टाइम में एक व्यक्ति यूज कर सकता है, सभी व्यक्ति यूज नहीं कर सकते। अगर सभी व्यक्ति को यूज करना है तो सभी व्यक्ति के पास एक एक स्मार्टफोन होना जरूरी है, और एक एक स्मार्टफोन खरीदने के लिए उस फैमिली की इनकम एट लिस्ट कितनी होनी चाहिए? ठीक है, 50,000 होनी चाहिए। 5 फोन लेने हैं तो 50,000 की इनकम होनी चाहिए ना, क्योंकि 10,000 से नीचे तो कोई स्मार्टफोन है नहीं है। ठीक है, एक अच्छी क्वालिटी का स्मार्टफोन लेना है तो 10,000 में वो ऑलमोस्ट बैठ जाता है। ठीक है, तो जब 10,000 के स्मार्टफोन आप लेंगे, पूरी फैमिली में 5 आएंगे, तो 5 का मल्टीप्लाई कर लो कि अब आपको उसको रिचार्ज करना है मंथली, तो कितना आएगा 5 का खर्चा? ठीक है, लगभग 1500 से 1800 रुपए मंथली इनकम का जो पार्ट है जिसको एक व्यक्ति सेव कर सकता था, वो उसको एक्सपेंड करना। तो वो सारी चीजें देखते हुए कि क्या वो इतने सारे फोन को रिचार्ज कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कि एक व्यक्ति की जो मासिक आय है वो कितनी है। ठीक है, तो रिसोर्स में क्या है? बेसिक जो आती है वो इनकम ही डिटरमाइन करती है इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में, कि हम क्या चीजें कर सकते हैं, क्या चीजें नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जरूरतों को, कौन सी जरूरतें हम पूरी करें, कौन सी जरूरतें हम पूरी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से द स्केयर रिसोर्सेज हैज अल्टरनेटिव यूजेज, बट जो इसके रिसोर्सेज हैं उसके क्या है? अल्टरनेटिव यूजेज है, आप उसको अल्टरनेटली यूज कर सकते हैं। ठीक है,
और इकोनॉमिक्स फोकस किसके ऊपर फोकस करती है? इकोनॉमिक्स का जो फोकस है दैट इज ऑन रैशनल मैनेजमेंट, यानी कि तार्किक प्रबंधन की बात करता है। ठीक है, कि आप किस तरह से इसमें एक अच्छी तरह से मैनेजमेंट कर सकते हैं। किसका मैनेजमेंट करना हमने? स्केयर रिसोर्सेज का। क्यों करना है? क्योंकि हमें मैक्सिमम इकोनॉमिक वेलफेयर को जनरेट करना है। ठीक है, होप सो कि आपको ये बात यहाँ पे समझ आ गई होगी। दूसरी बात आती है स्केयरसिटी। स्केयरसिटी क्या होती है? व्हेन डिमांड फॉर गुड एक्सीड्स इट्स सप्लाई इवन एट जीरो प्राइस। ठीक है, जब किसी वस्तु की मांग, ठीक है, किसी वस्तु की मांग उसकी पूर्ति से अधिक हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? हम स्केयरसिटी कहते हैं। ठीक है, स्केयरसिटी का मतलब होता है अभाव किसी चीज का होना। ठीक है, हिंदी में इसका एग्जैक्ट मीनिंग मुझे पता नहीं है, लेकिन इसका किसी चीज का अभाव होना। क्यों होना? क्योंकि उसकी पूर्ति सही मात्रा में नहीं हो पा रही जितनी उसकी क्या है? मांग है। ठीक है, तो ये स्केयरसिटी कहलाती है। अब इसकी जो डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन, तो उसको हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स इज द इंक्वायरी इनटू द कॉजेज ऑफ द नेचर एंड वेल्थ ऑफ द नेशन। जो एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को। राइट, एडम स्मिथ इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इन्हों के अनुसार इन्होंने कहा कि जो अर्थशास्त्र है वो धन संबंधी समस्याओं के ऊपर बात करने वाला सब्जेक्ट है या साइंस है। ठीक है, एक ऐसी साइंस है जिसमें हम धन संबंधी समस्याओं के बारे में बातचीत करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इज, अब इकोनॉमिक्स को हम कैसे समझें? इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में हम समझ सकते हैं। पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बोलता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद द डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस फॉर एन इंडिविजुअल फर्म और इंडस्ट्री, thus it is also known as the theory of price। दूसरा जो है हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द एग्रीगेट्स सच एज नेशनल इनकम, एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। तो इस तरह से, यानी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स ये को हम व्यष्टि अर्थशास्त्र हिंदी में कहते हैं। तो जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, इसमें हम ऐसे मुद्दों के ऊपर बात करते हैं या उन तथ्यों की बात करते हैं जिसमें कि हम एक व्यक्तिगत स्तर पे अर्थशास्त्र की समस्या को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि व्यक्तिगत स्तर पे क्या हो सकते हैं कि एक व्यक्ति की मासिक आय क्या है, एक शहर की, सपोज करो कि जैसे अभी मैं पूरे हिमाचल की बात करूँ या जम्मू कश्मीर की बात करूँ, तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक पर्टिकुलर सिटी है, मैं सपोज करो कि मैं वहाँ पे बारामूला की बात कर रहा हूँ कि बारामूला के अंदर लोगों की आय कितनी है, मासिक आय कितनी है, वहाँ पे एवरेज कितने लोग वहाँ पे सरकारी लगे हैं, कितने लोग वहाँ पे सरकारी जॉब में नहीं है। ठीक है, या हिमाचल प्रदेश में शिमला के अंदर कितने लोगों की मासिक आय 10,000 है, कितने लोगों की मासिक आय 50,000 है, कितने लोगों की मासिक आय 1 लाख रुपए से ऊपर है। ठीक है, तो इस तरह से समझने के लिए तो ये क्या है, एक व्यक्तिगत स्तर का एनालिसिस है। ठीक है, और दूसरा कि व्यक्तिगत फर्म, एक मतलब इंडिविजुअल फर्म है, इंडिविजुअल इंडस्ट्री की बात करें, इंडिविजुअल फर्म क्या हो सकती है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि भाई लक्स जो लक्स कंपनी बनाने वाली है, ठीक है, लक्स साबुन बनाती है जो कंपनी, ठीक है, उसकी कितना प्रॉफिट ले रही है वो, कितना उसका लॉस हो रहा है। ठीक है, या मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो इंडस्ट्री में क्या आता है कि भाई सोप इंडस्ट्री, साबुन की जो इंडस्ट्री है, या आप कार इंडस्ट्री है। ठीक है, एक इंडिविजुअल में मैं इंडिविजुअल फर्म कौन सी होगी कि भाई मारुति सुजुकी कितना प्रोडक्शन कर रही है, मारुति सुजुकी की कितनी कारें बिक रही है ना। और अगर मैं इंडस्ट्री की बात करता हूं तो इंडस्ट्री बिगर लेवल की बात आती है कि भाई
पूरी कार इंडस्ट्री के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी इनकम जनरेट कर रही है कार इंडस्ट्री, या फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड में कितनी फिल्में आती है, ठीक है। तो इंडस्ट्री और फर्म को मैं चाहता हूं कि यहाँ मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जो फर्म होती है या इंडस्ट्री होती है, इसमें क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो फर्म है वो क्या है, इंडस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। एक जो इंडस्ट्री होती है उसमें बहुत सारी फर्में हो सकती है, ठीक है, या होती है, राइट। लेकिन एक फर्म के अंदर इंडस्ट्री नहीं होती, ठीक है। तो क्या है कि फर्म इज द पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, आई समझ। जैसे कि हमारे पास कौन कौन सी कारें हैं, मारुति की कारें आती हैं, मारुति सुजुकी, ठीक है। और किसकी कारें आती है हमारे पास, रेनॉल्ट है, और टाटा की है, ठीक है, हुंडई की है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी कारें हैं ना, तो ये क्या सारी अब अपनी फर्म है, ठीक है। सुजुकी की अपनी फर्म है, रेनॉल्ट की अपनी फर्म है, टाटा की अपनी फर्म है, हुंडई की अपनी फर्म है, ठीक है। बट ये इंडस्ट्री कौन सी है, ये जो इंडस्ट्री है ये है कार इंडस्ट्री, ठीक है। यानी कि कार इंडस्ट्री का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, आई बात समझ। इसी के साथ साथ अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, वेट कीजिएगा, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। इसके साथ साथ अब जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या समझने की कोशिश करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड और डील विद द एग्रीगेट। वहां पर किसमें था, डील विद इंडिविजुअल, बट यहाँ पर किसमें अब बात कर रहे हैं हम, डील्स विद एग्रीगेट। एग्रीगेट क्या होता है, एग्रीगेट होता है औसत, एवरेजन, ठीक है। इसमें हम बात करते हैं एवरेज की। जैसे कि अब अगर मैं इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसको समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र, ये इसको हिंदी में कहा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र, इसको क्या कहते हैं हम, व्यष्टि अर्थशास्त्र, राइट, इसको हिंदी में कहते हैं, है ना। और फिर जो इसमें डील्स करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद एग्रीगेट, एग्रीगेट यानी कि समग्र की बात करता है, ठीक है। सच एज नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की बात करेगा, एग्रीगेट कंजम्पशन, ठीक है, औसत कंजम्पशन की बात है, एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट सप्लाई है, यानी कि औसत मांग कितनी है, औसत पूर्ति कितनी है, जनरल प्राइस लेवल क्या है, ठीक है, इन द इकोनॉमी। इन सारे फैक्ट्स को इसमें हम पढ़ते हैं, यानी कि ये लार्ज की बात करता है, लार्ज लेवल की बात करता है, ठीक है। इसमें किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात नहीं है, किसी पर्टिकुलर एक फर्म की इनकम की बात नहीं होती, इसमें पूरे नेशनल इनकम की बात होती है। इसमें बात होती है जब हम, आप सुनते ही होंगे कि भाई जब से मोदी सरकार आई है तब से प्राइस बढ़े हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर क्या अर्थशास्त्र है, ठीक है। देखिए इसको समझने के लिए आप वैसे जर्नल पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर वगैरह में, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि भाई किस तरह से ये प्राइस बढ़ रहा है, किस तरह से ये प्राइस घट रहा है, कितना प्राइस घट रहा है, ठीक है। और लोगों को रोजगार कितना मिला, लोगों को रोजगार कितना नहीं मिला, किन लोगों का रोजगार छीना, किन लोगों का रोजगार नहीं छीना, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें इसमें आती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट बनती है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब इसको देख लेते हैं कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज एट लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। वैसे मैंने इसको बता दिया है, इंडिविजुअल कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए एन इंडिविजुअल पर्सन, एक व्यक्तिगत व्यक्ति, ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन, एंड इंडिविजुअल फर्म्स आउटपुट, ठीक है, कि एक फर्म की, अकेली फर्म की औसत आउटपुट क्या रही, ठीक है, औसत
उत्पादन, आउटपुट का मतलब क्या है? उत्पादन। उत्पादन कितना रहा? एन इंडिविजुअल इंडस्ट्री, ठीक है। फिर एक इंडस्ट्री का, ठीक है, व्यक्तिगत इंडस्ट्री का उत्पादन कितना रहा, या उसका जो प्रोडक्शन है कितना उसने प्रोड्यूस किया, ठीक है। उसके बाद है एन इंडिविजुअल मार्केट, ठीक है, एक अकेली मार्केट यानी कि बाजार। जैसे कि सपोज करो कि मैं बाजार, शिमला बाजार की बात कर रहा हूँ कि भाई शिमला में कोरोना के समय व्यापारियों ने कितना लाभ अर्जित किया, कितना लाभ अर्जित नहीं कर पाए, ठीक है। कितनी सेब की मार्केट रही, कितना प्राइस सेब का रहा उस टाइम, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसमें आती है? इंडिविजुअल मार्केट की बात आती है। उसी के साथ जैसे कि शिमला के बाद मैं सोलन की बात करता हूँ, या चंडीगढ़ की बात करता हूँ, दिल्ली की बात करता हूँ, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर मार्केट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर कंज्यूमर डिमांड की, जो उपभोक्ता है उसकी मांग कैसी बनी रही, ठीक है। फिर मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है, बाजार में वस्तुओं का जो कीमत है वो कितनी थी, कितनी बनी रही, ठीक है, उसके ऊपर स्टडी करना हो तो ये किस कॉन्सेप्ट में हम स्टडी करते हैं? ये स्टडी करते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट है कि जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं थ्योरीज और स्टडीज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए कौन कौन सी थ्योरीज जरूरी है, ठीक है। तो वो जरूरी है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कि उपभोक्ता फलन भी इसको हिंदी में बोलते हैं, और उपभोक्ता का व्यवहार की थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। कि इसमें कि उपभोक्ता किस तरह से अपना व्यवहार करता है प्राइस में, ठीक है, डिमांड में, ठीक है, किस तरह से वो समन्वय बिठाता है अपना, ठीक है। फिर थ्योरी ऑफ प्राइस है, फिर प्राइस के लिए कौन कौन सी थ्योरी दी है, किस किसने कौन कौन सी थ्योरी दी है। तीसरी आती है थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर, ठीक है। थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर, प्रोड्यूसर कौन होता है? जो उत्पादन करता है, उत्पादक करता, उत्पादन करता, उसको हम प्रोड्यूसर कहते हैं। कंज्यूमर किसको कहते हैं? कंज्यूमर कहते हैं हम जो उपभोक्ता होता है, उपभोक्ता यानी कि जो किसी वस्तु का उपभोग करता है, ठीक है, अपनी संतुष्टि पाने के लिए, उसको हम उपभोक्ता कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, यानी कि जो इकोनॉमी है उसमें एज अ होल की बात करता है, यानी कि समग्र की बात करता है, सबको एक बड़े लेवल की बात करता है। इसमें किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को नहीं छुआ जाता, इसमें ऑल सेक्टर की बात की जाती है, ठीक है। तो इट इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट कवरिंग द एंटायर इकोनॉमी, है ना, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था की बात होती है इसमें, ठीक है। कॉन्सेप्ट सच एज नेशनल इनकम, कि राष्ट्रीय आय क्या रही भाई, फुल एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार, ठीक है, पूर्ण रोजगार की बात होती है। एग्रीगेट कंजम्पशन, यानी कि औसत उपभोग कितना रहा। ये सारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करते हैं। उसके बाद इसमें हम देखते हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी है वो कौन कौन सी थ्योरी है। पहली जो थ्योरी है, थ्योरी रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। सेकंड थ्योरी है थ्योरी रिलेटेड टू इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी, ठीक है, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी। तीसरा है थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर। चौथा है गवर्नमेंट बजट, ठीक है। पांचवा है एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये सारी थ्योरी हम बाद में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए मैं इसमें इंक्लूड किया है कि आप किस तरह से इसको पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद आता है डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच क्या क्या डिफरेंसेस है। पहला जो सबसे बड़ा डिफरेंस है दैट इज बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन। हम इसको थोड़ा सा सिस्टमेटाइज वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन यानी कि जो भेदीकरण है उसको, उसके बेसिस क्या क्या है वो यहाँ पे लिखे हैं मैंने सारे, और फिर यहाँ लिखा है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में है हो सकता है, और यहाँ लिखा है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हो सकता है। पहला है कि मीनिंग, इट स्टडीज, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल लाइक डिमांड, सप्लाई, प्राइस एटसेट्रा, राइट।
क्या मैंने ये पहले भी बता दिया है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो व्यक्तिगत आर्थिक वेरिएबल की बात करता है, जैसे कि इसमें डिमांड की बात की जा सकती है, यानी कि मांग, सप्लाई यानी कि पूर्ति, प्राइस यानी कि कीमत। ठीक है, इसकी सारी चीजों की बात होती है। उसके बाद आती है स्टडीज एग्रीगेट्स इकोनॉमिक वेरिएबल लाइक एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, प्राइस लेवल एटसेट्रा। ठीक है, इसमें जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात करते हैं तो कौन से वेरिएबल की बात करते हैं? एज अ एग्रीगेट वेरिएबल की, जैसे कि औसत मांग क्या है, औसत पूर्ति कितनी रही, प्राइस लेवल क्या रहा इकोनॉमी का, तो इसकी हम इसमें बात करते हैं। इसके बाद आती है एग्जांपल की बात कि इट डील्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट इन द मार्केट। ठीक है, प्राइस एंड आउटपुट इन द इंडिविजुअल मार्केट। एक मार्केट में, स्पेसिफिक मार्केट में किसी वस्तु के उत्पादन का जो मूल्य है, मूल्य निर्धारण क्या रहा, उसकी कीमत कितनी रही, इस और हम इसमें विशेष ध्यान देते हैं। दूसरा है डील्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ जनरल प्राइस लेवल, कि जनरल प्राइस लेवल की बात की जाती है और साथ ही साथ नेशनल इनकम की इसमें बात की करते हैं कि भाई नेशनल इनकम कितनी रही। ठीक है, तो ये क्या कॉन्सेप्ट कहलाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट कहलाता है। इसके बाद है स्कोप्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्या स्कोप है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्या स्कोप है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो नैरो इन स्कोप्स है, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो वाइड इन स्कोप है, क्योंकि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो डील करता है इंडिविजुअल पर्सन और इंडिविजुअल मार्केट के में, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स इन होल कंट्री कंसेप्ट। ठीक है, उसके बाद एक यूजेस, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूजेस क्या है, तो इसमें सबसे पहले कि हेल्पफुल इन एनालाइजिंग ऑफ एन इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट लाइक अ फर्म। अगर हमने एक फर्म की बात करनी है, इंडिविजुअल व्यक्तिगत आय की बात करनी है, व्यक्तिगत फर्म की बात करनी है, व्यक्तिगत इंडस्ट्री की बात करनी है, तो उसके एनालिसिस को, उसके स्टैट्स को तैयार करने में ये हमें काफी महत्वपूर्ण मदद कर सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें हेल्पफुल एनालाइजिंग द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें बड़े लेवल में, मैक्रो लेवल में एनालिसिस को डेवलप करने में हेल्प करती है, जिसमें कि हम जैसे कि किसी अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर क्या रहा, वहाँ की आय कितनी बनी रही, ठीक है, आर्थिक जो वृद्धि है वो कितनी हुई, ये सारी बातें इसमें हम करते हैं, इसमें करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। उसके बाद है पैरामीटर्स। पैरामीटर्स का मतलब क्या है? यहाँ पे पैरामीटर्स का मतलब है कि बेसिक पैरामीटर इज प्राइस। जब हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो इसमें बेसिक पैरामीटर कौन सा है? प्राइस। कि प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर टेक्स डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, कि जो दोनों प्रोड्यूसर हो यानी कि उपभोक्ता और उत्पादककर्ता दोनों ही अपने जो डिसीजन है यानी कि निर्णय है वो कीमत को आधार मानकर लेते हैं, राइट। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में द बेसिक पैरामीटर इज इनकम, यहाँ पे इनकम है, यानी कि इकोनॉमिक डिसीजन रिलेटिंग टू कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इनकम, की राष्ट्रीय आय कितनी है उसके आधार पर सारे के सारे यहाँ पे निर्णय लिए जाते हैं। उसके बाद आती है कि हमारे पास इकोनॉमिक्स किस किस टाइप में देखने को मिलती है। पहला कॉन्सेप्ट है दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है? हियर वी स्टडी हाउ द डिफरेंट मैकेनिज्म फंक्शन। ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम पॉजिटिव कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, इसमें नेगेटिविटी की किसी भी तरह का कोई रोल नहीं रहता, इसमें हम थ्योरी बिल्डिंग की बात करते हैं। इट डील्स विद द एक्चुअल हैपनिंग एंड प्रेजेंट अ रियल पिक्चर ऑफ द फैक्ट्स एंड फिगर विदाउट एनी कमेंट्स एंड सजेशन। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करें तो इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, तो इसमें किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी नहीं है, इसमें किसी भी तरह का कोई आपको कमेंट्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत ओवर पॉपुलेटेड है तो है। दूसरा है
प्राइस इन इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग। जो प्राइस हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में वो लगातार बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आते हैं। फिर है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स किस में डील करता है? हियर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंट मैकेनिज्म दैट आर डिजायरेबल और नॉट। ऐसे मैकेनिज्म हम यहाँ पे स्टडी करते हैं जो जरूरी तो है पर अति आवश्यक नहीं होते। जैसे कि इट डील्स विद नॉर्म्स ऑफ फैक्ट एंड सजेस्ट व्हाट ऑट टू हैव बीन। यानी कि ये ऐसे फैक्ट्स के ऊपर बात करता है जिसमें कि हम सुझाव दे सकते हैं, जैसे कि क्या हो सकता था अगर हम इसमें इस तरह की कोई भी टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट कर पाते। इट प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक वैल्यू। एग्जांपल है कि एग्रीगेट इनकम शुड आल्सो बी फिक्स्ड। ठीक है, यानी कि जो एग्रीकल्चर इनकम है उसको फिक्स किया जाना चाहिए, तो जो पॉसिबल वैसे आज की डेट में नहीं है। ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर शुड बी एनकरेज्ड फॉर एक्सीलरेटिंग द पेस ऑफ आवर इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्राइवेट सेक्टर को इंडस्ट्रियलाइजेशन को डेवलप करने में एनकरेज करना चाहिए। राइट, तो ये इसका आज का लेक्चर रहा। होप सो कि आपको इस लेक्चर में अंडरस्टैंड करने में, इकोनॉमिक्स को बेसिक को अंडरस्टैंड करने में काफी मदद मिली होगी। अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यू इस तरह की क्लास आपको मिलती रहे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो।